हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक खंडेलवाल और स्वागत करता हूं आपका ग्रास रूट एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो नंबर 15 जो कि है हमारा चार्ली चैपलिन यानी हम सब। अगर आप लोगों ने मूवी देखी होगी, एक साइलेंट मूवी आती है जिसमें सिर्फ एक्टिंग की जाती है तो वो हम लोगों को हंसाती है, तो वो चार्ली चैपलिन वही से रिलेटेड है। और इसके जो लेखक है वो कौन है? विष्णु खरे। और पहले आपको यहाँ प्रतिपाद्य दिख रहा होगा और सारांश दिख रहा होगा। तो प्रतिपाद्य का मीनिंग मैंने बार बार बता दिया है कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या होने वाला है, वो प्रतिपाद्य के अंदर आगे जो स्टोरी है उसको हम लोग छोटे छोटे पार्ट के अंदर कवर करेंगे और कहानी की तरह इसको पढ़ेंगे। वो सारांश के अंदर हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारी जो कविता है वो, कि किसके बारे में है हमारी कविता। तो देखो, प्रतिपाद्य हास्य फिल्मों के महान अभिनेता व निर्देशक चार्ली चैपलिन पर लिखे इस पाठ में उनकी कुछ विशेषताओं को लेखक ने बताया है। और भारत की सबसे बड़ी विशेषता करुणा और हास्य के तत्वों का सामंजस्य है। भारत जैसे देश में सिद्धांत व रचना दोनों स्तरों पर हास्य और करुणा के मेल की कोई परंपरा नहीं है। इसके बावजूद चार्ली चैपलिन की लोकप्रियता यह बताती है कि जो कला होती है वो क्या होती है? स्वतंत्र होती है, बंधती नहीं है। दुनिया में एक से एक हास्य कलाकार हुए, पर वे चैपलिन की तरह हर देश, हर उम्र और हर स्तर के दर्शकों की पसंद नहीं बन पाए। इसका कारण शायद यह है कि चार्ली ही वह शख्सियत हो सकता है जिसमें सबको अपनी छवि दिखती है। वे किसी भी संस्कृति को विदेशी नहीं लगती। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसीलिए आप देख रहे हो कि जो टाइटल है चैप्टर का वो है चार्ली चैपलिन यानी कि हम सब। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। और अब हम लोग चैप्टर को कहानी की तरह याद करने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो देखो सारांश, कि महान अभिनेता और निर्देशक चार्ली चैपलिन की जन्म शती मनाई गई। इस वर्ष उनकी फिल्म मेकिंग ए लिविंग के भी 75 ईयर्स पूरे हो गए। इतने लंबे समय से चार्ली दुनिया को मुग्ध कर रहा है। आज इसका प्रसार विकासशील देशों में भी हो रहा है। चार्ली की अनेक फिल्में या इस्तेमाल न की गई रीलें भी मिली है जो अभी तक दर्शकों तक नहीं पहुंची। इस तरह से चार्ली पर अगले 50 वर्षों तक काफ़ी कुछ कहने की गुंजाइश है। चार्ली की फिल्में भावना पर आधारित होती है, बुद्धि पर नहीं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रही होगी। फिर देखो, मेट्रोपोलिस, द कैबिनेट ऑफ डॉक्टर कैलिगारी, द रोवन सील, लास्ट ईयर इन मारियनबार्ड, द सेक्रीफाइस जैसी फिल्मों का आम आदमी से लेकर आइंस्टाइन जैसे महान प्रतिभा वाले व्यक्ति तक एक जैसा रसास्वादन करते हैं। इन्होंने न सिर्फ फिल्म कला को लोकतांत्रिक बनाया बल्कि दर्शकों की वर्ग तथा वर्ण व्यवस्था को भी तोड़ा। चैपलिन की फिल्में यह दर्शाती है कि हर व्यक्ति में क्या है? त्रुटि है। अब देखो, चैपलिन परित्यक्ता व स्टेज अभिनेत्री के पुत्र थे। उन्होंने भयानक गरीबी व मां के पागलपन से संघर्ष किया तथा पूंजीपति व सामंतों से अपमानित हुए। इनकी नानी है वो खानाबदोश थी और पिता यहूदी वंशी थे। इन सब ने चैपलिन को घुमंतु चरित्र बना दिया। वे कभी मध्यवर्गीय, बर्जुआ या उच्च वर्गीय अपना सके। चार्ली की कला को देखकर फिल्म समीक्षकों तथा फिल्म कला के विद्वानों ने माना कि सिद्धांत कला को जन्म नहीं देते, अपितु कला स्वयं अपने सिद्धांत या तो लेकर आती है या बाद में उन्हें गढ़ना पड़ता है। देश काल की सीमाओं को लांघते हुए चार्ली सबको अपने लगते हैं। फिर देखो, दर्शक उनके किरदार में कभी स्वयं को देखता है तो कभी अपने परिचित को देखता है। चार्ली ने भावना को चुना। इसके दो कारण थे। बचपन में वे जब बीमार हो गए तो माँ ने उन्हें बाइबिल से ईसा मसीह का जीवन पढ़कर सुनाया और ईसा के सूली पर चढ़ने के प्रकरण तक आते आते माँ और चार्ली क्या हो गए? दोनों रोने लगे। इस प्रसंग से उन्होंने स्नेह, करुणा और मानवता का पाठ पढ़ा। फिर दूसरी घटना देखो, चार्ली के जीवन को बहुत प्रभावित किया दूसरी घटना ने। क्या हुआ? देखो, दूसरी घटना के अंदर उन दिनों बालक चार्ली ऐसे घर में रहता था जिसके पास कसाई खाना था। वहाँ प्रतिदिन सैकड़ों जानवर वध के लिए लाए जाते थे। एक बार एक भेड़ किसी तरह भाग निकली। उसको पकड़ने वाले कई बार गिरे व फिसले तथा दर्शकों के ठहाके लगे।
जब वह भेड़ पकड़ी गई तो चार्ली उसके अंत को सोचकर अपनी माँ के पास रोते हुए गया। उन्होंने अपनी आत्मकथा में स्वीकार किया कि इस घटना से उन्हें करुणा व हास्य तत्वों के सामंजस्य का ज्ञान हुआ। तो इन दो घटनाओं से उसे क्या हुआ, जो करुणा है और हास्य तत्वों का ज्ञान हुआ। भारतीय कला व सौंदर्य शास्त्र का संबंध रस से है, परंतु करुणा का हास्य में बदल जाना एक ऐसे रस सिद्धांत की मांग करता है जो भारतीय परंपराओं में नहीं मिलता। फिर देखो, हमारे यहाँ हास्य सिर्फ दूसरों पर है तथा वह पर संताप से प्रेरित है। करुणा अच्छे मनुष्यों तथा कभी कभी दुष्टों के लिए ही है। अपने ऊपर हंसने और दूसरों में भी वैसा मादा पैदा करने की शक्ति भारतीय विदूषक में कम नजर आती है। फिर देखो, आई होप अभी तक आप लोगों को समझ में आ रही होगी। भारत में चार्ली को व्यापक रूप से स्वीकार कर लिया गया है। हास्य अब करुणा में बदल जाएगा और करुणा कब हास्य में परिवर्तित हो जाएगी, इसे पारंपरिक या सैद्धांतिक रूप से अपरिचित भारतीय जनता ने उसे फिनोमेनन को इस तरह स्वीकार किया जैसे बतख पानी को। यहाँ किसी भी व्यक्ति को परिस्थितियों के अनुसार चार्ली कह दिया जाता है। फिर देखो, यहाँ हर व्यक्ति दूसरों को कभी न कभी विदूषक समझता है। मनुष्य स्वयं ईश्वर या नियति का विदूषक, क्लाउन, जोकर या साइडकिक है। महात्मा गांधी से चार्ली चैपलिन का खासा लगाव था तथा गांधी व नेहरू दोनों ने कभी चार्ली का सानिध्य चाहा था। चार्ली के इस अभारतीय सौंदर्य शास्त्र की व्यापक स्वीकृति देखकर राज कपूर ने आवारा व श्री 420 फिल्में बनाई चार्ली चैपलिन से प्रभावित होकर। इससे पहले फिल्मी नायकों पर हंसने या नायकों के स्वयं अपने पर हंसने की परंपरा नहीं थी। इसके बाद देखो, राज कपूर के बाद दिलीप कुमार, देवानंद, शम्मी कपूर, अमिताभ बच्चन, श्रीदेवी आदि ने चैपलिन जैसे किरदार निभाए। चार्ली की फिल्में भाषा का इस्तेमाल नहीं करती। मैंने बताया था आपको कि चार्ली की फिल्मों में भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाता। उनमें मानवीय स्वरूप अधिक है और सार्वभौमिकता सर्वाधिक है। चार्ली सदैव चिर युवा दिखते हैं तथा वे किसी भी संस्कृति को विदेशी नहीं लगते और चार्ली में सबको अपना स्वरूप दिखता है। इस प्रकार उनमें सब बनने की अद्भुत क्षमता है। भारत में होली के त्यौहार को छोड़कर स्वयं अपने पर हंसने या स्वयं को जानते बूझते हास्यपद बना डालने की परंपरा नहीं के बराबर है। नगरीय लोग तो अपने पर हंसने की सोच भी नहीं सकते। चार्ली स्वयं पर सबसे ज़्यादा तब हंसता है जब वह स्वयं को गर्वोन्नत, आत्मविश्वास से युक्त, सफलता, सभ्यता, संस्कृति तथा समृद्धि की प्रतिमूर्ति दूसरों से ज़्यादा शक्तिशाली व श्रेष्ठ दिखलाता है। उसका रोमांस पंक्चर हो जाता है। महानतम क्षणों में भी वह अपमानित होना जानता है और जो पात्र है वो लाचार दिखते हुए भी क्या हो जाते हैं, विजयी बन जाते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ चार्ली चैपलिन के बारे में बताया गया है कि चार्ली चैपलिन कैसा था, ठीक है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी थी, यहाँ उसका प्रभाव क्या पड़ा, इंडिया के अंदर अलग अलग देशों के अंदर उसका क्या प्रभाव पड़ा। तो ये सारी चीज़ें बता रखी है। इसके बाद अगर आप चैप्टर पढ़ोगे तो आप लोगों को सारी चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएगी। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो देखो, लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि अभी चैपलिन पर करीब 50 वर्ष तक काफ़ी कुछ कहा जाएगा। तो देखो, चैपलिन एक महान कलाकार थे, उन पर जितना लिखा जाए कम है। उन्होंने अपने समाज और राष्ट्र के लिए बहुत कुछ किया। उन पर जितना अभी तक लिखा गया है वह कम है, इसीलिए लेखक ने कहा कि अभी तक उन पर 50 वर्षों तक काफ़ी कुछ लिखा जाएगा ताकि उनके जीवन के बारे में लोग अच्छी तरह से जान सके। फिर देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। चैपलिन ने न सिर्फ फिल्म कला को लोकतांत्रिक बनाया बल्कि दर्शकों की वर्ग तथा वर्ण व्यवस्था को तोड़ा। इस पंक्ति में लोकतांत्रिक बनाने का और वर्ण व्यवस्था तोड़ने का क्या अभिप्राय है, क्या आप इससे सहमत हैं? तो देखो, लोकतांत्रिक बनाने का अर्थ है आम व्यक्ति के लिए उपयोगी बनाना। चार्ली से पहले फिल्में एक वर्ग विशेष के लिए बनाई जाती थी। निर्माण सामंतों, बुद्धिजीवियों, कलाकारों आदि की रुचियों के अनुरूप किया जाता था। चार्ली ने अपनी फिल्मों में आम आदमी को स्थान दिया, उनकी भावनाओं को अभिव्यक्ति दी। उसने हर व्यक्ति की कमजोरी को बताया। वर्ण व्यवस्था तोड़ने का अर्थ है जाति संबंधी व्यवस्था को तोड़ना। तो चार्ली ने फिल्मों में निम्न वर्ग को स्थान दिया। कुछ लोग किसी विचारधारा के समर्थन में फिल्में बनाते थे। चार्ली ने इस जकड़न को तोड़ा तथा सारे संसार के व्यक्तियों के लिए फिल्म बनाई और उन्होंने कला के एकाधिकार को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। आई होप आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। फिर देखो, थर्ड क्वेश्चन क्या है कि लेखक ने चार्ली का भारतीयकरण किसे कहा और क्यों।
गांधी और नेहरू ने भी उनका सानिध्य क्यों चाहा? अथवा इसी चीज़ को दूसरे तरीके से कैसे पूछ सकते हैं कि चार्ली चैपलिन का भारतीयकरण किन किन रूपों में पाया जाता है? पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। फिर देखो, लेखक ने चार्ली का भारतीयकरण राज कपूर जी को कहा क्योंकि उस समय वही एकमात्र नायक थे जो चार्ली की नकल किया करते थे। अपनी कई फिल्मों में उन्हें चार्ली जैसी एक्टिंग की, जैसे आवारा हो गया, श्री 420 हो गया, ठीक है, आदि फिल्मों के माध्यम से राज कपूर जी ने चार्ली का भारतीयकरण किया। महात्मा गांधी से चार्ली का बहुत लगाव था, इसीलिए श्री जवाहरलाल नेहरू और गांधी दोनों ही चार्ली का सानिध्य चाहते थे। उनकी क्षमताओं, उनकी कार्यकुशलताओं से कुछ सीखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, लेखक ने कलाकृति और रस के संदर्भ में किसे श्रेष्ठकर माना है और क्यों? क्या आप कुछ ऐसे उदाहरण दे सकते हैं जहां कई रस साथ साथ आए हो? तो देखो, लेखक ने कलाकृति और रस के संदर्भ में रस को श्रेष्ठकर माना है। देखो, किसी कलाकृति में एक साथ कई रसों का मिश्रण हो तो वह समृद्ध व रुचिकर बनती है। जीवन में हर्ष व विषाद आते जाते रहते हैं, मतलब सुख दुख आते जाते रहते हैं। करुण रस का हास्य में बदल जाना एक ऐसे रस की मांग करता है जो भारतीय परंपरा में नहीं मिलता। उदाहरण स्वरूप, युवक युवती लाइब्रेरी में बैठकर प्रेम वार्तालाप कर रहे हैं, उस समय सुरक्षा अधिकारी उन्हें देखता है तो उनमें भय का संचार हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 5, 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। जीवन की जद्दोजहद ने चार्ली के व्यक्तित्व को कैसे संपन्न बनाया, या दूसरे तरीके से कैसे पूछ सकते हैं, उन संघर्षों का उल्लेख कीजिए जिनसे टकराते टकराते चार्ली चैपलिन के व्यक्तित्व में निखार आता चला गया। चार्ली चैपलिन के जीवन संघर्ष पर प्रकाश डालिए। तो देखो, चार्ली का जीवन बहुत संघर्षमय रहा है। उसने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किए और हर संघर्ष और असफलता ने उसे अधिक ऊर्जावान बनाया है। देखो, वह कभी निराश नहीं हुआ, लोगों की सहायता करता रहा, कभी भी उसने संकटों की परवाह नहीं की और हर संकट का उसने क्या किया, डटकर मुकाबला किया था। वह अपनी माँ के पागलपन से संघर्ष करता रहा, सामंतशाही और पूंजीवादी समाज ने उसे ठुकरा दिया। गरीब चार्ली हर पल अपनी मंजिल के बारे में सोचता और उस तक पहुंचने का मार्ग खोजता। आखिरकार उसे अपनी मंजिल मिल ही गई और वह रोडपति से क्या बन गया, करोड़पति बन गया। तो ये उसका व्यक्तित्व था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि चार्ली चैपलिन की फिल्मों में निहित त्रासदी, करुणा या हास्य का सामंजस्य भारतीय कला और सौंदर्य शास्त्र की परिधि में क्यों नहीं आता? देखो, भारतीय कला और सौंदर्य शास्त्र अनेक रसों को स्वीकृति देता है, परंतु चार्ली की फिल्मों में निहित त्रासदी, करुणा या हास्य का सामंजस्य को अलग मानता है। इसका कारण यह है कि यह रस सिद्धांत के अनुकूल नहीं है। यहाँ हास्य को करुणा में नहीं बदला जाता। रामायण और महाभारत में पाया जाने वाला हास्य दूसरों पर है, अपने पर नहीं। इनमें दर्शाई गई करुणा प्राय सद व्यक्तियों के लिए है, कभी कभी वह दुष्टों के लिए भी है। संस्कृत नाटकों का विदूषक कुछ बदतमीजियां अवश्य करता है, परंतु वह दूसरों पर भी होती है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि चार्ली सबसे ज़्यादा स्वयं पर कब हंसता है, अथवा चार्ली सबसे ज़्यादा स्वयं पर कब और क्यों हंसता है? तो देखो, चार्ली सबसे ज़्यादा स्वयं पर तब हंसता है जब वह अपने को स्वाभिमानी, आत्मविश्वास से पूर्ण, सफलता, सभ्यता, संस्कृति की प्रतिपूर्ति मानता है। जब वह स्वयं को दूसरों से ज़्यादा शक्तिशाली और समृद्ध तथा श्रेष्ठ समझता है, तब भी वह अपने पर हंसता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब देखो कुछ अन्य क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि चैपलिन के व्यक्तित्व की 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए जिनके कारण उन्हें भुलाना कठिन है, या चार्ली के व्यक्तित्व की 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो देखो विशेषताएं देख लेते हैं उनकी कि चार्ली चैपलिन सदैव खुद पर हंसते थे, वे सदैव युवा या बच्चों जैसा दिखते थे, कोई भी व्यक्ति उन्हें बाहरी नहीं समझता था और उनकी फिल्मों में हास्य कब करुणा के भाव में परिवर्तित हो जाता था पता ही नहीं चलता था। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर देखो प्रश्न नंबर 2 कि चार्ली के जीवन पर प्रभाव डालने वाली घटनाओं का उल्लेख कीजिए, अथवा बचपन की किन 2 घटनाओं ने चार्ली के जीवन पर गहरा एवं स्थायी प्रभाव डाला। तो हम लोगों ने देखा था कि एक बार चार्ली बीमार हो गया। उस समय उसकी माँ ने बाइबल से ईसा मसीह का जीवन चरित्र पढ़कर सुनाया और ईसा के सूली पर चढ़ने के प्रसंग पर माँ बेटे दोनों रोने लग गए। इस कथा से उसने करुणा, स्नेह व मानवता का पाठ पढ़ा। अब दूसरी घटना,
चार्ली के पास की है। पास के कसाई खाने से एक बार भेड़ किसी प्रकार जान बचाकर भाग निकली। उसको पकड़ने के लिए गए उसके पीछे भागने वाले कई बार फिसलकर सड़क पर गिरे, जिसे देखकर दर्शकों ने हंसी के ठहाके लगाए। इसके बाद भेड़ पकड़ी गई। चार्ली ने भेड़ के साथ होने वाले व्यवहार का अनुमान लगा लिया और उसका हृदय करुणा से भर आया। बच्चे के बाद करुणा का यही भाव उनकी फिल्मों का आधार बना। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर देखो चार्ली की फिल्मों की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो देखो कौन कौन सी विशेषताएं हैं। इनमें भाषा का प्रयोग बहुत कम है, इनमें मानवीय स्वरूप अधिक है, चार्ली में सार्वभौमिकता है, वह सदैव चीर युवा व बच्चे जैसा दिखते हैं, वह किसी भी संस्कृति को विदेशी नहीं लगते हैं, वह सबको अपना स्वरूप लगते हैं। फिर देखो चार्ली चैपलिन का जीवन किस प्रकार हास्य और त्रासदी का रूप बनकर भारतीयों को प्रभावित करता है, उदाहरण सहित बताइए। तो देखो प्रसिद्ध भारतीय सिनेमा जगत के कलाकारों राज कपूर, दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, देवानंद आदि के अभिनय पर चार्ली चैपलिन के अभिनय का प्रभाव देखा जा सकता है। चार्ली चैपलिन के असंख्य प्रशंसक भारतीय भी है जो उनके अभिनय को पसंद करते हैं और उन्होंने जीवन की त्रासदी भरी घटनाओं को भी हास्य द्वारा अभिव्यक्त करके दर्शकों को प्रभावित किया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा चैप्टर चार्ली चैपलिन यानी कि हम सब। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप लोगों को ये सारा चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को सारांश समझ में आ गया तो चैप्टर अपने आप समझ में आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन आंसर पढ़ोगे तो अपने आप सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। दोस्तों अगर फिर भी कोई डाउट रहे तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हो, और कोई सजेशन भी हो तो भी आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। तो दोस्तों आई होप आपको ये पीपीटी का माध्यम पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये पीपीटी का माध्यम पसंद आया हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।